आज का जो हमारा पाठ है कक्षा 10 का वो है द्विघात समीकरण। अगर आप लोगों ने दूसरा पाठ जो मैंने पढ़ाया था बहुपद वाला, अगर वो नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको बहुपद आता है तो समझ लीजिए द्विघात समीकरण भी आता है। वहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया है द्विघात बहुपद। ठीक है, जो द्विघात बहुपद होता है उसी को जब बराबर में शून्य लिख देते हैं तब वो द्विघात समीकरण बन जाता है। तो मैंने इसकी परिभाषा लिखा है, देखिए क्या लिखा है। ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कोई हम लिख दे रहे हैं, जैसे है x² - 4। अगर हम केवल इतना लिखते हैं तो इसको कहते हैं द्विघात बहुपद। लेकिन मैंने क्या कहा कि द्विघात बहुपद को जब हम शून्य के बराबर ऐसे रख देते हैं तो ये हो जाता है द्विघात समीकरण। और इसमें जो चर है x, इसकी घात कितनी है? 2 है। अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए चर की? 2 होनी चाहिए, तब क्या हो जाता है? द्विघात समीकरण। और भी उदाहरण लिख दे रहे हैं, जैसे 5x² - 3x + 2, ठीक है, बराबर 0। यह भी क्या है? द्विघात समीकरण है। और भी जैसे 6x² - 5x, ठीक है, या प्लस में कर दीजिए 5x और +1 बराबर 0। यह भी क्या है? द्विघात समीकरण। ऐसे हम बहुत सारे अपनी मर्जी से द्विघात समीकरण लिख सकते हैं। कितने? बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे लिख भी सकते हैं। जब जो चीज़ें ढेर सारी होती हैं तो उनको हम सभी चीज़ों को लिख नहीं पाएंगे, इसलिए उनके लिए एक सूत्र बनाया जाता है जिसको मानक रूप कहते हैं। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं क्या? द्विघात समीकरण का मानक रूप। ठीक है, मानक रूप। मानक रूप का मतलब होता है सूत्र के रूप में द्विघात समीकरण को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण को लिखते हैं ax² + bx + c बराबर 0, कामा a नॉट इक्वल टू 0। माने a, देखिए x² का गुणांक a है ना, x² के गुणे में a है, ये 0 नहीं होना चाहिए। बाकी इसमें से कोई भी मान 0 हो जाए चलेगा। ठीक है, तो ये मान 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा कहीं लिखा है तो इसका मतलब ये क्या लिखा है? द्विघात समीकरण का मानक रूप। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक, a क्या है? x² का गुणांक है, जो कि मैंने बहुपद वाले पाठ में आपको बताया है। b क्या है? x का गुणांक है, यानी कि x के गुणे में है। और c को क्या कहते हैं? अचर पद। जहां पर चर नहीं होता है वहां अचर होता है। जैसे यहाँ x चर है, यहाँ भी x चर है, लेकिन यहाँ x नहीं है, इसलिए इसको अचर पद बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये जो a b c क्या है? ये वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ कोई भी संख्या a b c की जगह कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, इसमें जो x है वो है चर राशि, और इसमें जो a b c है ये इनकी जगह संख्याएं लिखा जाता है, और संख्याओं को क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब हमारा शुरू होता है द्विघात समीकरण सही से एकदम पाठ। और उसमें क्या हमें पढ़ना है कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल या मान ज्ञात करना। हम बहुपद में आपको पढ़ाए हैं कि द्विघात बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ है। बहुपद में जब जो चर होता है उसका मान निकालते हैं तो उसको शून्य कहते हैं। द्विघात समीकरण में जो चर होता है जब उसका मान निकालते हैं, x या y या z का जो भी चीजें रहेंगी, तो उस मान को कहते हैं मूल। याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो भी चर रहेगा x y z, उसके जो मान निकलेंगे उसको क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण में अधिकतम घात 2 होती है, इसीलिए हर एक द्विघात समीकरण में 2 मान निकलेंगे। ठीक है, कोई भी समीकरण जितनी घात का होता है उतने मान निकलते हैं। ये चीज हम बहुपद वाले पाठ में बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो द्विघात समीकरण दिया रहेगा उसके 2 मान निकलेंगे। ठीक है, चलिए निकालना सीखते हैं। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। ठीक, तो कोई एक सवाल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहला है, हम कोई द्विघात समीकरण लेते हैं, जैसे है 4x² है -x -5, ठीक है, बराबर 0। ये क्या है? ये हमारे पास है एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, और इस द्विघात समीकरण को हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। तो तरीका मैंने आपको पीछे बहुपद वाले में बताया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो देखिए। ठीक है, क्योंकि वहां पर जितना हमने चीजें बताई हैं वही सेम सेम यहाँ जरूरत है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा, उस लेसन को, पाठ को। देखिए
तो कैसे करते हैं गुणनखंड विधि से, तो मैं एक बार आपको तरीका बताऊंगा पूरा, ठीक है। सबसे पहले गुणनखंड में क्या करते हैं, जो अचर पद वाला मान होता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्लस माइनस मान ध्यान दीजिए, ठीक है, केवल संख्या ध्यान दीजिए। जो अचर पद वाला संख्या वाला मान होता है उसको एक्स स्क्वायर के गुणे में जो संख्या होता है उसको आपस में गुणा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, 4 है, गुणा करेंगे 5 से, ठीक है। तो जब 4 और 5 का हम गुणा करेंगे तो आएगा 4 पंचे 20 आ गया। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले अचर पद का और एक्स स्क्वायर के गुणे में जो संख्या है उन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे। हर एक सवाल में ऐसे ही करेंगे, कब, जब गुणनखंड विधि से सवाल हल होगा, ठीक है। तो गुणा कराने पर जो भी आया, कितना आया, 20। इस 20 का ऐसा 2 गुणनखंड करेंगे कि उन दोनों गुणनखंड को आपस में जोड़ो या घटाओ, बीच में जितनी यहां संख्या है वो आ जाए। अगर बीच में चर राशि के पास कोई भी संख्या ना दिखे तो वहां हमेशा कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, ध्यान दीजिए। तो यहां कोई संख्या नहीं दिख रही तो यहां 1 है। तो इस 20 का ऐसा 2 गुणनखंड तोड़ो कि उन दोनों को आपस में जोड़ो या घटाओ, 1 आना चाहिए। तो हम 20 को लिख सकते हैं 5 गुणे 4, ठीक है। और अगर हम 5 में से 4 निकालें तो कितना आएगा, 1 आएगा। समझ में आया। तो इसका मतलब ये है कि जहां पर 1 है वहां लिख सकते हैं 5 माइनस 4, ठीक है। चलिए अब फिर से लिखते हैं, शुरू करते हैं, ठीक। देखिए इसको हम हटा दे रहे हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, 4x² माइनस आ गया है तो मैं माइनस लिख रहा हूं। यहां क्या है, यहां 1 है, ठीक है। यहां कितना है, 1 है, तो 1 की जगह लिखेंगे कितना, 5 माइनस 4, ठीक। और बगल में यहां देखिए 1 है, ध्यान दीजिएगा, बगल में क्या है, x, और -5 बराबर 0 हो गया। अब जैसे ही ऐसा हम लिख देंगे तुरंत हम इसको इसमें गुणा कराएंगे और इसमें गुणा कराएंगे, और ध्यान दीजिए आगे माइनस है तो माइनस लेके गुणा कराएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4x², तो -x का गुणा कराएंगे 5 में तो -5x, -x का गुणा कराएंगे -4 में तो प्लस में 4x हो जाएगा, और ये है -5 बराबर 0, ठीक। अब ऐसा 3 5 जो भी हम कर रहे हैं, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास समीकरण है ये 1 2 3 पद में है। जब भी 3 पद होता है तो गुणनखंड नहीं होता है, इसको 4 पद में तोड़ना पड़ता है, इसलिए बीच वाले पद को तोड़ते हैं इस नियम से। तो ये 1 2 3 4 पद में हो गया। जैसे ही 4 पद में हो जाता है हमेशा 2 पद आगे वाले लेंगे, 2 ये पीछे वाले लेंगे, और फिर कॉमन करेंगे और गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है, अगर कुछ नहीं दिखेगा कॉमन तो यहाँ पर x कॉमन है, ठीक है। x यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 4x, और यहाँ x निकालनी है तो केवल -5 मिलेगा। और मैंने आपको बहुपद वाले पाठ में गुणनखंड करना बताया था, क्या तरीका था कि जो यहाँ मिला है गुणनखंड वही आप इसके नीचे लिख दीजिए, सेम टू सेम 4x - 5 बराबर 0, ठीक है। जो यहाँ पर कॉमन करने से मिला है ब्रैकेट में वही चीज फिर से लिख दीजिए इसके नीचे, ठीक है। अब क्या करना है आपको, बस यही पहला पहला मिलाइए, क्या यहाँ लिखा गया है, क्या यहाँ नहीं लिखा गया है। यहाँ 4x है, यहाँ भी 4x है, क्या यहाँ है, क्या यहाँ नहीं है, प्लस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस नहीं लिखा है। उसके बाद यहाँ क्या और नहीं है, अगर कोई भी संख्या आगे ना लिखा ना दिखे तो हमेशा वहाँ 1 लगाते हैं, समझ में आया। अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, गुणनखंड, ये भी क्या है, गुणनखंड, ये दोनों जगह है, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ से इसको निकालिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो जब 4x - 5 को हम यहाँ से और यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ मिलेगा x, और यहाँ इसको निकाल लिया तो यहाँ मिलेगा प्लस में 1 बराबर 0। और जैसे ही द्विघात समीकरण का 2 गुणनखंड मिल जाए तुरंत पहला जो गुणनखंड है उसको 0 के बराबर रखिए, और दूसरा जो गुणनखंड है उसको भी 0 के बराबर रखिए और मान निकालिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मान के क्या निकलेगा x का, तो -5 है, उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो 4x बराबर 5, 4 गुणे में उधर गया भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 5/4 हो गया मान, ठीक। यहाँ पर 1 प्लस में उधर गया माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा -1, और ये हो गया मान। अब जरा ध्यान दीजिए, x के जो दोनों मान निकले हैं इन्हीं को ही कहते हैं द्विघात समीकरण के मान या मूल, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, समीकरण दिया है तो हम निकाल रहे हैं मान या मूल, याद रखिएगा, ठीक है। तो कितने मूल निकलेंगे या मान निकलेंगे, 2, ठीक। एक सवाल और करते हैं,
देखिए अगला सवाल क्या है, नंबर 2। इसको भी हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। जो मैं तरीका पहले में बताया वही मैं इसमें भी बता दे रहा हूँ। अगर आपको पहले में थोड़ा कम समझ में आया होगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको तरीका क्या बताया कि ये 1 2 3 पद हैं तो गुणनखंड नहीं होगा, 4 पद में करना पड़ेगा। उसके लिए एक नियम है, इसको तोड़ना पड़ेगा। किसको तोड़ते हैं? बीच वाला। तो तरीका क्या है, सबसे पहले ये जो अचर पद होता है, अचर वाला मान जहां पर चर राशि नहीं होता है, उसका हम एक्स स्क्वायर के गुणे में जो संख्या है उससे गुणा करते हैं। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणे में कोई भी संख्या ना दिखे तो हमेशा यहाँ 1 होता है। ठीक है, तो 16 का गुणा करेंगे 1 में, तो 1 का 16 में गुणा करेंगे, कितना आया? 16 हो गया। तो गुणा कराने पर जो भी चीज मिला है उसका ऐसा 2 गुणनखंड करेंगे कि उन दोनों को चाहे आपस में जोड़ें, उन दोनों को चाहे आपस में घटाएं, हमेशा बीच वाला आना चाहिए। बीच में क्या है? 8 है। चिन्ह मत ध्यान दीजिए, केवल संख्या ध्यान दीजिए। ठीक है, तो 16 को तोड़िए, जिसको जोड़ो और घटाओ 8 है, तो 16 को लिख सकते हैं 4 गुणे 4। ठीक है, और अगर हम 4 में 4 जोड़ें तो आएगा कितना? 8। इसका मतलब जहां 8 है वहां 4 + 4 लिख सकते हैं। चलिए करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस, जहां 8 है वहां 4 + 4 लिख सकते हैं, बगल में एक्स है, और प्लस 16 बराबर 0 हो गया। अब क्या करना है? माइनस को लेकर एक्स का इसमें गुणा करना है और इसमें गुणा करना है। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का 4 में गुणा कराएंगे तो -4x, माइनस एक्स का 4 में गुणा कराएंगे तो -4x, प्लस 16 बराबर 0 हो गया। अब क्या करना है? 2 पद ये लेना है, 2 पद ये लेना है, और फिर गुणनखंड कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या कॉमन है दोनों में? अगर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होता है। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ कॉमन आपको मिलेगा। देखिए यहां पर क्या कॉमन है? x कॉमन है। तो जब यहां से एक्स स्क्वायर में से x निकालेंगे तो बचेगा x, 4x के साथ में x निकाल लिया तो -4 बचा, यहाँ हो गया। अब मैंने क्या कहा था, जो यहां लिखा है वही इसके नीचे लिख दीजिए, x - 4 बराबर 0। अब क्या करना है? तो यही ये पहला मिलाइए, क्या यहाँ लिखा गया है, क्या यहाँ नहीं है। यहाँ x लिखा गया, x है, क्या नहीं है यहाँ? -4, उसको आगे लिखिए, हो गया गुणनखंड। ठीक है, अब क्या है? x - 4 यहाँ भी है, x - 4 यहाँ भी है, यहाँ से और यहाँ से फिर कॉमन कीजिए दोबारा, तो x - 4 निकाल लेंगे तो क्या मिल जाएगा? यहाँ से इसको निकाल लिया तो यहाँ x मिलेगा, और यहाँ से इसको निकाल लिया तो माइनस में 4 मिलेगा बराबर 0। और जैसे ही ऐसे गुणनखंड हो जाए दो चीज़ें, तो पहला जो गुणनखंड है उसको 0 के बराबर रखिए, दूसरा जो गुणनखंड है उसको भी 0 के बराबर रखिए, और फिर यहाँ से मान निकलेगा और यहाँ से मान निकलेगा। तो 4 उधर कीजिए, माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में 4, ये हो गया एक मान। यहाँ भी -4 है, उधर जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर 4। यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर दोनों मान बराबर मिले हैं। तो जो मान आते हैं वो दोनों अलग अलग हो सकते हैं, दोनों बराबर भी हो सकते हैं। ठीक है, बस हमें नियम से काम करना है, जो हमने आपको नियम बताया। अब जो मैंने संख्याओं के लिए बताया है वही अगर यहाँ पर ABCD या कुछ भी हो, सेम टू सेम वही चीजें लागू होंगी जो यहाँ पर किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए एक सवाल है हमारे पास जो डायरेक्ट संख्या में नहीं है बल्कि AB में है। तो जो काम मैंने संख्याओं में किया था वही काम यहाँ होगा, कोई नया चीज़ नहीं है, सेम टू सेम वही होगा जैसा पीछे आपने किया था। तो मैंने क्या तरीका बताया था, ये जो अचर पद होता है उसको एक्स स्क्वायर के जो गुणे में है उसमें गुणा कराओ। ठीक है, तो ये देखो 2b² का गुणा होगा a² में। चलिए गुणा कीजिए, तो क्या हो जाएगा? इधर है a² गुणा करो 2b², हो गया। तो गुणा करने पर क्या आएगा? ये आ जाएगा 2a² b² हो गया। अब एक गुणा करने पर जो भी आया उसका ऐसा गुणनखंड करो 2 कि उन दोनों को आपस में जोड़े या घटाए, बीच में जो चीज लिखा गया है वो आना चाहिए। बीच में क्या है? 3ab, x नहीं, केवल संख्या ध्यान दीजिएगा, x तो चर है, तो 3ab आना चाहिए। उसको 2 भागों में तोड़िए, तो देखिए ध्यान से, 2a² b² को हम लिख सकते हैं ऐसे, कैसे? 2ab गुणे ab, कैसे? a का a में करेंगे तो a², b का b में करेंगे तो b², और आगे है 2। ठीक है, ऐसे तोड़ो कि दोनों को जोड़ो या घटाओ, बीच वाला आना चाहिए। ठीक, तो अगर हम 2ab में जोड़ेंगे ab तो आएगा 3ab। ठीक है, तो इसका मतलब जहां 3ab है वहां लिखेंगे इतना, हो गया। चलो लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? a² x² माइनस 3ab की जगह क्या लिखेंगे? 2ab प्लस में ab,
और फिर बगल में क्या है, यहाँ पर यक्स है, प्लस 2b² बराबर 0 हो गया। अब फिर वही पीछे की तरह जैसे किया था हमने, माइनस यक्स का गुणा अंदर में, इसमें गुणा कराएंगे और इसमें, ठीक। तो माइनस यक्स का, चलो पहले ये लिखो, a² x² माइनस, माइनस और यक्स का गुणा कराएंगे इसमें 2ab में, तो क्या हो जाएगा 2ab यक्स, माइनस यक्स का गुणा कराएंगे ab में तो हो जाएगा माइनस ab यक्स, और प्लस में क्या है 2b² बराबर 0 हो गया। अब देखिए आगे क्या होगा, ये 1 2 3 4 पद में टूट गया, और जैसे ही 4 में टूट जाए तुरंत 2 2 पद लेकर गुणनखंड करते हैं। तो क्या हो गया, ये देखिए ये 2 पद है और ये 2 पद है, हो गया। चलो देखो इसमें क्या कॉमन है, ठीक है। तो देखो क्या कॉमन है, यहाँ a² में a है यक्स है, इसमें भी a है यक्स है, तो यहाँ से a यक्स कॉमन करो, a यक्स निकालेंगे तो a यक्स एक बचेगा, ठीक, माइनस a और x निकाल लिए तो 2b बचेगा, हो गया। आगे यही चीज यहां भी लिखो, मैंने अभी बताया नियम आपको, हो गया बराबर 0। अब यही चीज यहां लिख दिया ना, ध्यान दीजिएगा। अब मैंने क्या कहा था, ये जो पहला है ना, इसी को मिलाओ, क्या यहां लिखा गया है क्या यहां नहीं है, a और x यहां पर लिख दिया गया है, तो माइनस में b रह गया है तो वही यहां लिख दो, हो गया गुणनखंड। चलो अब ये चीज यहां भी है देखो, ठीक, तो इसको और इसको फिर कॉमन करो, तो ax माइनस 2b को फिर बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो इसको यहां से बाहर निकालेंगे, कॉमन करेंगे तो यहां मिलेगा ax माइनस, इसको फिर निकालेंगे तो माइनस b मिलेगा बराबर 0। और जैसे दो गुणनखंड हो जाए तुरंत दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर रखते हैं, ठीक है। तो क्या है ये, तो ax माइनस 2b बराबर 0 लिखेंगे, और ये गुणनखंड क्या है ax माइनस b, इसको भी 0 के बराबर रखेंगे और मान निकालते हैं। तो क्या मान निकलेगा, देखो ध्यान से, माइनस 2b है उधर गया प्लस में, तो ax बराबर हो जाएगा 2b, a गुणे में उधर गया भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 2b बटे a, हो गया मान। देखिए कितना आसान है। ऐसे ही देखिए हमें x का मान चाहिए, तो माइनस b उधर जाएगा प्लस b, तो ax बराबर हो जाएगा b, a गुणे में उधर गया भाग में, तो x बराबर हो जाएगा b बटे a, और हो गया मान। देखिए कितना आसान है। जो नियम संख्याओं में लगाना है वही नियम अक्षरों में भी लगाना है, सेम टू सेम, ठीक है। बस वो संख्या है तो थोड़ा छोटा होगा, ये अक्षर है तो थोड़ा बड़ा दिखेगा, लेकिन नियम सेम टू सेम सब में वही करना है, ठीक है। हमारे पास अगला जो टॉपिक है ये क्या लिखा है, जरा ध्यान से देखिए। लिखा है श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण के मूल या मान ज्ञात करना, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको गुणनखंड विधि से बताया वैसे ही श्रीधराचार्य सूत्र से भी लगेगा, बस थोड़ा सा अलग है, ठीक है। गुणनखंड विधि से भी मान आते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र से भी मान आते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी द्विघात समीकरण होते हैं जिनका जब हम गुणनखंड करते हैं उनका गुणनखंड नहीं हो पाता, ठीक है, वहां हम लोग फंस जाते हैं। तो ऐसे द्विघात समीकरणों को हल करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है श्रीधराचार्य सूत्र की। अब ये क्या होता है, पहले आप सूत्र को ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई द्विघात समीकरण दिया है, तो जब हम मानते हैं तो मानक रूप को मानते हैं। मानक रूप क्या बताया था द्विघात समीकरण का, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a नॉट इक्वल टू 0, ऐसा मैंने लिखा था। ये क्या है, द्विघात समीकरण का मानक रूप या सूत्र के रूप में। तो अगर कहीं ऐसा द्विघात समीकरण दिया गया है, ठीक है, तब हम श्रीधराचार्य सूत्र लगाते हैं। अब वो होता क्या है, तो श्रीधराचार्य सूत्र से लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसमें जो चर राशि होता है उसी का मान निकलता है इनके सूत्र से। इसमें चर राशि क्या है जो हमने लिखा है, इसमें यक्स है, तो यहां पर सूत्र क्या हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा माइनस किसका, ये जो यक्स का गुणांक है b, यक्स के गुणे में जो भी संख्या रहेगा उसको यहां लिखेंगे, फिर लगाएंगे प्लस माइनस, फिर अंडर रूट में इसी का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 4, फिर x² का गुणांक, फिर अचर पद c, ऐसे होता है, बटे 2a x² का गुणांक। ये जो हमने सूत्र लिखा है आपके सामने, ये जो हमने सूत्र लिखा है इसी सूत्र को ही कहते हैं क्या, श्रीधराचार्य सूत्र। इससे क्या होता है,
जिन द्विघात समीकरणों का गुणनखंड विधि से हल नहीं होता है, मान नहीं निकलता है, उनको हम हल करते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से। ये सूत्र आपको याद ही होना चाहिए हर हाल में, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसमें कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। वो चीजें क्या हैं? देखिए, ये हमने अंडर रूट के अंदर कुछ बातें लिखा है। ये क्या लिखा है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान से देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसका एक नाम है। क्या है? इसका एक नाम है। नाम क्या है? इसको कहते हैं विविक्त कर, ठीक है। इतने का क्या नाम है? क्या कहते हैं इतने को? कहते हैं विविक्त कर। क्या नाम है? विविक्त कर। ध्यान दीजिए, विविक्त कर, ठीक। और विविक्त कर को डी से लिखते हैं। किस से लिखते हैं? डी से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो विविक्त कर होता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, इसको हटा दे रहा हूं। जो विविक्त कर होता है डी, ये बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। यह भी एक सूत्र है। कभी कभी आपके जो 1 नंबर वाले सवाल होते हैं उसमें कोई द्विघात समीकरण दे देता है और कहता है कि इस द्विघात समीकरण का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। तो विविक्त कर यानी कि डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इससे हम सवाल लगाएंगे। तो हमारा पहला सवाल है जिसको श्रीधराचार्य सूत्र से ज्ञात करना है। देखिए, ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण दिया गया है। अगर हम इसका गुणनखंड विधि से हल भी करना चाहें तो इसका गुणनखंड नहीं हो पाएगा, हम लोग हल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो करते क्या है? देखिए ध्यान से, श्रीधराचार्य सूत्र लगाते हैं। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि श्रीधराचार्य सूत्र, कहीं कहीं किताब में श्रीधराचार्य ना लिख के केवल सूत्र कहता है, तो सूत्र का मतलब श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है। तो इनका सूत्र क्या है? ये है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, यही है सूत्र। अब हमें क्या चाहिए? इसमें जो a b c हैं उन्हीं का मान चाहिए ताकि हम यहाँ रख सकें और हल कर सकें, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा, चलिए मान निकालते हैं। देखिए, अभी जो हमने सूत्र लिखा था वो क्या था? द्विघात समीकरण का सूत्र वो था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0a, ऐसे मैंने लिखा था। तो यहाँ पर a b c है क्या? देखिएगा ध्यान से, क्या है? a बराबर कितना आएगा, b बराबर कितना आएगा और c बराबर कितना आएगा? ध्यान दीजिएगा इधर। यहाँ पर a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक। तो x स्क्वायर के गुणे में जो मान होता है वही होता है a का मान। तो x स्क्वायर गुणे में कोई मान यहाँ नहीं दिख रहा है, तो वहां पर कितना है? 1 है। x के जो गुणे में होता है वही होता है b। तो x के गुणे में कितना है? -6, चिन्ह सहित यहाँ देखिएगा, -6, ठीक है। अब अचर पद, c का मतलब होता है अचर पद, और अचर पद यहाँ कितना है? 6, ठीक है। तो ऐसे ही निकालते हैं। तो जो x स्क्वायर का गुणांक होता है, यहाँ x की जगह y भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे घबराइएगा नहीं, चर राशि कोई भी हो सकता है, x y z कोई भी। तो स्क्वायर वाले के गुणे में जो होता है वो a होता है, और जो स्क्वायर नहीं होता है चर राशि, उसके जो गुणे में होता है वो b, और जो जहां पर चर राशि नहीं होता है तो होता है c, ठीक है। तो हमने सारा मान निकाल लिया और वही मान उठा के यहाँ रख दो। चलो रखते हैं। तो क्या हो जाएगा? देखिए, माइनस और उसके बाद b है ना, b का मान जो है वो -6 है, फिर प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माने -6 का स्क्वायर, फिर -4, फिर a, फिर c, a का मान 1, c का मान 6, तो 1 गुणे 6। चलिए अब इसको हल कीजिए, और नीचे 2 गुणे a का मतलब यहाँ कितना है? 1 है। चलिए इसको हल करते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा? देखिएगा ध्यान से, माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस माइनस, देखिए -6 का वर्ग कितना होगा? 36, आगे 4 के 4, 4 छंग 24, तो 36 में से 24 निकालिए। तो मैं पूरा कर दे रहा हूं, अंडर रूट ये हो जाएगा 36 माइनस ये कितना हो जाएगा? 24 हो गया, बटे 2 1 के 2। जरा हल कीजिए। तो x बराबर आ जाएगा 6 प्लस माइनस 36 में से 24 जाएगा
तो कितना हो जाएगा 12। हाँ 36 में से 24 जाएगा तो हो जाएगा इधर 6 और 6 12 12 हो जाएगा, अंडर रूट में 12/2 हो गया। और देखिए अंडर रूट 12 आया ना, तो अंडर रूट 12 का मतलब होता है 12 का वर्गमूल। अगर इसको थोड़ा और सरल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√3। ठीक है, गुणनखंड नहीं आता है तो आप लोग गुणनखंड कीजिए, सीखिए, नहीं तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जरा मान रखिए, ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस, इसको क्या लिखेंगे 2√3/2 का मतलब होता है 2 से भाग करना। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, तो x बराबर हो जाएगा 2 से 6 में भाग करेंगे तो 2 3 6, और 2 से यहाँ 2 में भाग करेंगे तो कट जाएगा, तो प्लस माइनस √3 बचेगा, और यही क्या है आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब ऐसा कोई भी सवाल आए बस ऐसे ही मान निकालिए और उसमें रखिए और हल कर दीजिए, हो जाएगा आंसर। ठीक, अगर इसी सवाल में अगर केवल ये कहता कि ये जो द्विघात समीकरण दिया है ना, इसका निकालिए क्या, विविक्त कर। ठीक है, केवल विविक्त कर निकालिए, तो मैंने विविक्त कर कहा, विविक्त कर डी से लिखते हैं, और विविक्त कर का सूत्र क्या होता है b² - 4ac। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, इसी में मान रखिए, b का मान क्या है -6, इसका स्क्वायर कीजिए, -4 गुणे a का मान 1 है, c का मान 6 है। चलिए -6 का वर्ग 36 माइनस 4 के 4 छंग 24, 36 में से 24 निकालेंगे तो आएगा 12, और यही क्या है इस द्विघात समीकरण का विविक्त कर। ठीक है, तो हमने एक बार यहाँ निकाला है, ये जो मान है अंडर रूट के अंदर आया है, ये देखिए अंडर रूट के अंदर 12 वही विविक्त कर है, तो वहां से चाहते तो निकाल के यहाँ डायरेक्ट मान रख देते, लेकिन मैंने पूरा करके दिखाया क्योंकि 1 नंबर के सवाल में ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, अभी और भी सवाल आगे करेंगे, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। ऐसे अगर पूछेगा, कहेगा द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य सूत्र से हल कीजिए, तो मान निकालिएगा, हल कीजिएगा। ठीक है, विविक्त कर कहेगा तो ABC का मान निकाल के इस सूत्र में रखिएगा। ठीक हो गया, आगे तो हमारे पास एक सवाल है, देखिएगा ध्यान से। सवाल में लिखा है कि द्विघात समीकरण kx² + 2x - 3 = 0 में k का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 2 समीकरण का एक मूल है। तो मैंने एक सवाल ये दिया है, उसके बाद मैंने एक सवाल यहाँ भी लिखा है, तो एक मैं बता दे रहा हूँ, दूसरा वाला आप कीजिएगा। ठीक है, जब भी कोई द्विघात समीकरण दिया हो, देखिए ये क्या है, द्विघात समीकरण दिया हो और उसमें कोई ऐसी चीज दिया हो जिसका मान हमें ना पता हो, जैसे इस समीकरण में k है, यहाँ कोई संख्या होनी चाहिए, नहीं पता है। इसमें भी देखिए एक सवाल है, देखिए इस समीकरण में p है, यहाँ भी कोई संख्या होनी चाहिए, हमें नहीं पता है। तो जब भी कोई ऐसा द्विघात समीकरण दे जिसमें से कोई ऐसी चीज हो जिसका मान पता ना हो, तब उसका मान ज्ञात करने के क्या करते हैं। तो सवाल में हमने आपको बताया है शुरू में कि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, और जब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और उसमें कोई चीज ऐसी रहती है जिसका मान पूछता है, तो उन दोनों मानों में से ना किसी एक का मान दिया रहता है। आप जानते हैं 2 मूल होता है, तो 2 मूल में से एक दिया रहेगा, और जो मान दिया रहेगा वही मान उठा के उसी समीकरण में रख देते हैं, किसकी जगह, चर की जगह। ठीक है, जो चर राशि होती है x y z जो भी रहेगा, उसमें वही जो मान दिया रहेगा पहला मूल, उसी मान को रख देंगे और हल कर देंगे, आ जाएगा जिसका मान पूछेगा उसका मान। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि द्विघात समीकरण इसमें k का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 2 समीकरण का एक मूल है। ठीक है, तो जो x बराबर 2 है ना, इस समीकरण, इस द्विघात समीकरण का क्या है, एक मूल है। जैसे एक मूल दिया हो तुरंत उठा के इसमें रख दो, x बराबर 2 रख दो इसी में, तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे चूंकि x बराबर 2, ठीक है, द्विघात समीकरण का मूल है, एक मूल है। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, यही मान इसी में रख दो, क्या हो जाएगा, k x बराबर 2 है ना, तो x जगह 2 रखो, तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, प्लस 2 गुणे x है, x की जगह 2 रखो, -3 बराबर 0, और हो जाएगा आंसर। ठीक, चलिए 2 का वर्ग 4, तो 4 गुणे k 4k हो गया, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, -3 बराबर 0 हो गया। 4k आगे 4 में से 3 गया 1, 1 प्लस में उधर गया माइनस में, तो -1, और 4 गुणे में उधर गया भाग में, तो k बराबर हो जाएगा -1/4, और हो गया आंसर।
देखिए, तो जैसे मैंने ये वाला हल किया वैसे आप वो वाला कीजिएगा। ठीक, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है यदि द्विघात समीकरण इसका एक मूल -2 है। एक मूल -2 का मतलब होता है कि इसमें जो चर राशि है उसके बराबर ये -2 है, तो इसका मतलब x की जगह -2 रख दीजिए और ऐसे हल कर दीजिए और आ जाएगा मान। ठीक है, ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, खासकर 1 नंबर वाले में। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। ये अक्सर पेपर में आता है, इसका मतलब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोई द्विघात समीकरण दिया रहेगा और कहेगा कि इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताइए। ठीक है, या उसका विविक्तकर निकालिए। तो जब भी किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति पूछेगा या विविक्तकर पूछेगा तो हमेशा एक नया द्विघात समीकरण दिया रहेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर कोई भी हो सकता है वो द्विघात समीकरण, तो हम सूत्र के रूप में मान लेते हैं। ठीक है, कि माना द्विघात समीकरण कौन है? माना द्विघात समीकरण कौन है भैया? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a नॉट इक्वल टू 0। ऐसा मान लीजिए कि जो सवाल में द्विघात समीकरण दिया है वो यही है। ठीक है, तब क्या करते हैं इसके आगे? तो सबसे पहले, ठीक है ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम माने सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? सर्वप्रथम उसका विविक्तकर ज्ञात करेंगे। विविक्तकर, ठीक है, सर्वप्रथम विविक्तकर ज्ञात करेंगे। समझ में आया? क्या ज्ञात करेंगे? विविक्तकर। ठीक है, याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूं। सर्वप्रथम क्या ज्ञात करेंगे भैया? विविक्तकर ज्ञात करेंगे। और विविक्तकर का सूत्र क्या होता है? विविक्तकर को लिखते हैं d से, और d बराबर होता है b² - 4ac। सबसे पहले आप विविक्तकर का मान ज्ञात करेंगे और सूत्र होता है b² - 4ac। यही मैंने अभी पीछे सवाल में बताया था। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या करेंगे? तो जब हम विविक्तकर का मान निकालेंगे तो वो कुछ ना कुछ मान निकलेगा। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए पहला क्या कि हम विविक्तकर का मान निकाले, यानी कि अगर माने यदि विविक्तकर का मान यानी कि b² - 4ac का मान क्या आ जाए? 0 आ जाए। हो सकता है भाई विविक्तकर मान 0 भी हो सकता है, किसी किसी सवाल में 0 आ सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि विविक्तकर का मान 0 आ जाए। ठीक है, तो यदि b² - 4ac बराबर 0 हो, ठीक है, तब क्या होगा? तब दोनों, कौन दोनों? वही जो मान निकलते हैं द्विघात समीकरण के, दोनों मूल या मान, वही। ठीक है, तब दोनों मूल क्या होंगे? समान होंगे, माने बराबर। ठीक है, तथा वास्तविक। ठीक है, क्या लिखा है ये? अगर विविक्तकर का मान 0 के बराबर आ जाए तब दोनों मूल समान या बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। ठीक है, याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा। इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो यही है, यही लाइन। कब? जब द्विघात समीकरण के मूल या मान बराबर या समान होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जब b² - 4ac बराबर 0 होता है तब मूल क्या होंगे? समान होंगे या बराबर होंगे। ठीक है, अब उल्टा पढ़िए, अगर दोनों मूल समान या बराबर होंगे तो विविक्तकर का मान क्या होता है? 0 होता है। ये सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है सवाल में। ठीक, आगे चलते हैं। नंबर 2, ठीक है, यदि विविक्तकर का मान यानी कि b² - 4ac बराबर, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी विविक्तकर का मान 0 हो जाता है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर विविक्तकर का मान यानी कि b² - 4ac का मान 0 नहीं है तो कुछ और आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर 0 नहीं है तब क्या होगा? तब वो मान जो होगा वो बड़ा होगा 0 से। अगर 0 के बराबर नहीं है तो 0 से बड़ा हो गया, तो 0 से छोटा होगा। तो यदि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा है, ठीक है, तब दोनों मूल
अलग अलग होंगे। क्या होंगे भैया? अलग अलग, यानी कि भिन्न, ठीक है, होंगे, भिन्न तथा वास्तविक होंगे। ठीक है, ठीक। क्या हमने लिखा है? अगर विविक्तकर का मान यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा है 0 से, शून्य से, तब दोनों मूल अलग अलग होंगे यानी कि भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। ठीक है, अगला नंबर 3, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि विविक्तकर का मान छोटा हो जाए शून्य से, ठीक है, छोटा हो जाए शून्य से, जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो शून्य से छोटी संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान छोटा हो जाए शून्य से, ठीक है, तब दोनों मूल क्या होते हैं? काल्पनिक होते हैं। काल्पनिक, कहीं कहीं किताब में इसे लिखा जाता है अधिकल्पित। ठीक है, अधिकल्पित होंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हमें जरूरत पड़ती है पहले और दूसरे की। ऐसा क्यों? क्योंकि जो तीसरी लाइन है ये कक्षा 10 में नहीं है, ये 11 में प्रयोग की जाती है। तो ये जो हमने आपको बताया इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे सवाल लगाते हैं इस पे। तो देखिए सवाल है, इसमें क्या करना है? कह रहे द्विघात समीकरण, ये पहला है और ये दूसरा है। कह रहे दोनों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक एक करते हैं। तो पहला क्या है द्विघात समीकरण? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, यही है ना। अब कोई भी हमें मान ज्ञात करना हो, चाहे विविक्तकर चाहे मूलों की प्रकृति, सबसे पहले हमें चाहिए किसका मान? a का मान चाहिए, b का मान चाहिए और c का मान चाहिए। ठीक है, तो जो x स्क्वायर के गुणे में होता है वो होता है a का मान, जो x के गुणे में होता है -3 है वो b का मान होता है, और जो अचर पद होता है वो c का मान होता है। जैसे a b c का मान पता चल जाए तुरंत हम निकालते हैं क्या? विविक्तकर। तो लिखेंगे इसलिए विविक्तकर। ठीक है, और विविक्तकर कैसे लिखते हैं? d से, और d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सूत्र होता है। अब क्या करते हैं? इसी में मान रखते हैं। ठीक, चलिए मान रखिए। b का मान है -3, तो इसका वर्ग कीजिए, -4, a का मान है 2 में गुणे c का मान है 5। इसी को हल कीजिए, देखते हैं कितना आता है। देखिए -3 का जो वर्ग होता है वो होता है 9, फिर माइनस, फिर 4 दूनी 8, 8 पन 40। ये देखिए, तो 9 में से 40 निकालेंगे तो आएगा -31। और ये जो मान है, ये जो मान है, ध्यान दीजिए, ये जो मान है ना, ये छोटा है किससे? शून्य से। ठीक है, मैंने अभी बताया था जो ऋणात्मक मान होते हैं, जो धनात्मक मान होते हैं वो शून्य से बड़े होते हैं, जो ऋणात्मक मान होते हैं वो शून्य से छोटे होते हैं। ठीक, तो अगर विविक्तकर का मान शून्य से छोटा आता है यानी कि ऋणात्मक आता है, तो इसका मतलब मूल या मान जो दोनों निकलेंगे वो कैसे होंगे? अभी मैंने सूत्र बताया पीछे, तीसरा लाइन वो क्या था? तो अगर शून्य से छोटा आएगा तो दोनों मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? लिखेंगे दिए गए द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे? काल्पनिक। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, ऐसे, या दिए गए द्विघात समीकरण के दोनों मूल काल्पनिक होंगे, ऐसे भी आप अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने केवल समझाने के लिए एक छोटा सा लाइन लिख दिया है। ठीक है, ऐसे। अगला, ये दूसरा क्या है? ध्यान दीजिए, ये दूसरा है 3x स्क्वायर माइनस 4 √3x प्लस 4 बराबर 0। हमें इसका चेक करना है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो यहाँ भी हमें क्या चाहिए? a का मान चाहिए, b का मान चाहिए और c का मान चाहिए। तो a का मान क्या है? x स्क्वायर के गुणे में 3, b का मान चाहिए तो x के गुणे में -4 √3, c का मान चाहिए तो अचर पद। हो गया, तो हमें क्या निकालना है? विविक्तकर। इसी से ही पता चलता है मूलों की प्रकृति, विविक्तकर। हो गया, यानी कि d का मान चाहिए। क्या होता है ये? b स्क्वायर माइनस 4ac। चलो हल करते हैं।
b का मान क्या है, -4 है, √3 इसका वर्ग कीजिए, -4 गुणे a का मान है 3 और c का मान है 4। अब इसको हल कीजिए, देखिए माइनस का जो वर्ग होता है वो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो 4 का वर्ग 16 गुणे √3 का वर्ग 3 होता है, क्योंकि वर्ग अंडर का वर्ग रूट हट जाता है, अंडर रूट हट जाता है तो 3 बचेगा, ठीक। माइनस 4 तिहाई 12, 12 चौक 48, सही से कीजिए, 16 तिया 48 माइनस 48, और 48 में कितना हो जाएगा, 0। और मैंने अभी बताया था कि अगर विविक्तकर का मान 0 हो जाता है तो इसका मतलब क्या निकलता है, क्या कि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ में आया, बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। जो भी आपको समझ में आए आप लिखिएगा, इसलिए मैंने पूरा नियम पीछे बता दिया है, ठीक है। ऐसे अब कोई भी समीकरण दे देगा और कहेगा मूलों की प्रकृति बताइए, तो आप विविक्तकर निकालिएगा। अगर विविक्तकर का मान 0 के बराबर आया तो मूल बराबर और वास्तविक होंगे। अगर 0 से बड़ा आया यानी कि प्लस में मान आया तो मूल क्या होंगे, अलग अलग होंगे और वास्तविक। और अगर मूल 0 से छोटा आया यानी कि ऋणात्मक में आया तो क्या होंगे, विविक्तकर का मान अगर ऋणात्मक में आया तो मूल होंगे काल्पनिक। तो जो भी मैंने सवाल बताया इसको हल कीजिएगा, ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, ठीक। तो हमारा सवाल है, देखिए लिखा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 4x - a = 0 का विविक्तकर 112 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए इसमें किसी का मान दिया है, क्या विविक्तकर कितना है, 112 है, तो हम लिख देंगे क्या, विविक्तकर का मान कितना है, 112 हो गया ना। पिछले वाले सवाल में विविक्तकर हमें निकालना होता था, यहां पर विविक्तकर का मान दिया है, तो अगर मान दिया है तो हम क्या करेंगे, जहां विविक्तकर लिखा है वहां विविक्तकर वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है, ऐसे सवालों को हल करने के लिए। तो विविक्तकर का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac, ठीक है, यही होता है सूत्र, ठीक है। बराबर क्या दिया है, 112 यानी कि 112। अब हमने क्या कहा था कि विविक्तकर का मान निकालने के लिए हमें ABC का मान चाहिए, ठीक। चलिए मान रखते हैं। अब देखिए पहले तो आप कोशिश किया कीजिए कि मान जो है ना सारे मान ABC का निकाल लीजिए, तब ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं निकाल दे रहा हूँ, x² के गुणे में जो होता है वो a होता है, ठीक है, और x के गुणे में जो होता है वो क्या होता है, b होता है, और जो अचर पद होता है वो c होता है, ठीक है। तो a कितना है, 3 है, b कितना है, -4 है, और c कितना है, माइनस में a है, ठीक है। चलिए मान रखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ मान रखिए जरा, तो क्या हो जाएगा, b का मान कितना है, -4 है, तो -4 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान कितना है, 3 है, c का मान क्या है, माइनस में a है, ये गुणा है यहाँ, बराबर 112 हो गया। अब यहाँ कितना है, -4 का वर्ग, -4 का वर्ग कितना होगा, 16 माइनस, देखो -4 और फिर गुणे में माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस, 4 तिहाई 12 और a हो जाएगा 112, ठीक। अब क्या होगा देखिएगा ध्यान से, 16 जो है इसमें कहीं, एक मिनट गलती हो गई, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक। 16 प्लस में इधर गया माइनस में, तो 12a बराबर हो जाएगा 112, और प्लस में इधर गया माइनस में हो गया 16, ठीक। तो 12a बराबर हो जाएगा 112 - 16, ये आएगा 96, ठीक। और 12 गुणे में उधर गया भाग में, तो a बराबर हो जाएगा 96/12, और 12 से इसको काटेंगे तो 12 8 96, तो a बराबर हो जाएगा 8। ये देखिए कितना आसान है, ऐसे सवाल भी अक्सर पेपर में आ जाते हैं, तो किसी भी टाइप का सवाल आए तो आप लोग हल कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक सवाल और है, लास्ट है, ये कह रहे p का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण ये के मूल बराबर हैं। देखिए ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण दिया है, कह रहे इसके मूल बराबर हैं, ठीक है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी सवाल में बताया था, सवाल को लगाने से पहले सबसे पहले हम a का मान, b का मान और c का मान ज्ञात करते हैं। तो a का मान कितना है, जो x² के गुणे में है 2p,
b का मान क्या है जो x के गुणे में है -8, c का मान क्या है जो अचर पद हो p। इसके बाद हमने कहा था कि अगर कहीं मूल बराबर मिलता है, ठीक है, अगर कहीं मूल बराबर मिलता है तो हम जानते हैं मूल बराबर तभी होता है जब विविक्तकर का मान 0 होता है। तो लिखेंगे चूंकि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, इसलिए क्या होगा, विविक्तकर यानी कि b² - 4ac, ठीक है, इसका मान क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अब ये सूत्र हम जानते हैं जब मूल बराबर होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यही जो ABC का मान है वही मान यहाँ उठा के रख देंगे। ठीक, चलिए b का मान रखिए, b का मान क्या है -8 है, तो -8 का वर्ग -4 गुणे a है, a का मान क्या है 2p गुणे c का मान क्या है p बराबर 0। इसी को हल कर देंगे, जो मान पूछेगा आ जाएगा। तो -8 का वर्ग क्या होगा, माइनस का वर्ग प्लस होता है, 8 का वर्ग 8 × 64, ठीक, -4 दूनी 8 p गुणे p² बराबर 0 हो गया। देखिएगा ध्यान से, इधर 64 प्लस में इधर गया माइनस में, तो -8p² बराबर हो जाएगा -64। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल, 8 गुणे में उधर गया भाग में, ठीक है, तो 8 भी कट जाएगा, कैसे 8 × 64, तो p बराबर हो जाएगा कितना 8 हो गया। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया है, क्या बताया है कि अगर किसी भी संख्या का मान निकालना होता है और एक तरफ स्क्वायर लगा हो तो दूसरी तरफ जाता है तो प्लस माइनस और वो चीज़ अंडर रूट में हो जाता है। जैसे इधर स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा p बराबर, ये जो संख्या है वो लग जाएगा अंडर रूट में और आगे आ जाता है प्लस माइनस। ठीक, तो कितना हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा +-8 का वर्गमूल कितना होता है 2√2, और यही है क्या p का मान। तो देखिए सवाल है, ये सवाल अक्सर पेपर में आता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इसमें क्या है, मैंने कहा था अभी जो मूलों के लक्षण वाले में मैंने बताया था पहली दूसरी तीसरी लाइन, उसमें जो पहली लाइन थी उसमें मैंने कहा था कि अगर विविक्तकर का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो मूल बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, सवाल में लिखा है कि यदि द्विघात समीकरण, ये एक द्विघात समीकरण है, के मूल बराबर हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, मूल बराबर हैं या मूल समान हैं या मूल बराबर हैं, कोई भी चीज़ लिख के आ सकता है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो हमारे पास द्विघात समीकरण है इसके जो मूल है ना वो समान है, बराबर हैं। ठीक है, तो इसमें जो k है उसका मान ज्ञात कीजिए। तो जब ऐसे सवाल आते हैं तो क्या करना होता है, क्योंकि कह रहा है मूल बराबर हैं, तो हम जानते हैं जब भी कहेगा मूल बराबर हैं तो हम लिखेंगे चूंकि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि, आप ऐसे लिखिएगा दिए गए द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, तो मैं छोटा सा लिख दे रहा हूँ, चूंकि मूल बराबर हैं। ठीक है, इसलिए जब भी दिए गए द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो क्या होता है, विविक्तकर का मान क्या होता है 0 होता है, यानी कि b² - 4ac बराबर क्या होता है 0 होता है, और इससे लगेगा सवाल। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, चलिए मान रखिए, किसका मान चाहिए ABC का। अगर आप लोगों ने मान नहीं निकाला है तो मैंने कहा था कि शुरुआत में ही ABC का मान निकाल लिया कीजिए। ठीक है, तो मैं निकाल दे रहा हूँ, देखिएगा यही निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो A का मान, B का मान और C का मान। तो A का मान क्या है, x² के जो गुणांक होता है वही A का मान होता है, तो x² के गुणे में क्या है k², यही A का मान है। x के जो गुणे में होता है वो B का मान होता है, क्या है -2k - 1, ये B का मान है। और जहां पर अचर पद होता है यानी कि x नहीं होता है वो C होता है, अचर पद कौन सा है 4। चलिए मान उठा कर रखिए इसमें, तो क्या हो जाएगा, तो एक काम कीजिए, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, रखिए b की जगह रखिए -2k k - 1 है,
ठीक है, ये b का मान है इतना। अब b का स्क्वायर है तो ये पूरे का स्क्वायर कीजिए, -4 गुणे ए कितना है के स्क्वायर गुणे सी का मान क्या है 4 बराबर 0। अब हमें इसी को हल कर देना है। ठीक है, देखिए माइनस का जो वर्ग होता है वो प्लस होता है। ठीक, 2 का वर्ग 4 हो गया। आगे देखिएगा ध्यान से, ये k-1 का वर्ग है तो इसे लिखेंगे ऐसे k-1 का वर्ग, ऐसे लिखेंगे -4 चौका 16 के स्क्वायर बराबर 0 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा और तोड़ेंगे। ठीक, अब ये कैसे, देखिए k-1 का स्क्वायर है तो ये किस तरीके से है, ये a-b का होल स्क्वायर की तरह है, और सूत्र आपको पता है a-b का होल स्क्वायर, उसी की तरह इसको तोड़ेंगे। तो ये क्या है, देखिए जरा ध्यान से, एक काम कीजिए, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, इधर 0 है। तो मैंने इससे पहले कुछ बातें भी बताई थी कि अगर किसी संख्या में कुछ ऐसी संख्या है जो काटने से सारी कट जाए तो उसको काट के पहले सरल कर लो तब आगे बढ़ो, नहीं तो फिर मान बड़े बड़े निकलेंगे, दिक्कत हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए जरा, तो क्या करो, दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर, तो 4 से ये कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 से यहाँ भाग करेंगे 0 ही आएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, k-1 का वर्ग माइनस यहाँ क्या बचेगा 4k स्क्वायर बराबर 0 हो गया। अब इसी को हल करेंगे। ठीक है, चलो मैं इधर कर दे रहा हूँ, k-1 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a-b का होल स्क्वायर की तरह, तो जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 2k हो गया, फिर है माइनस में 4k स्क्वायर बराबर 0। अब इसको हल करते हैं। देखिए 1k स्क्वायर में से 4k स्क्वायर घटाएंगे तो आएगा -3k स्क्वायर हो गया, फिर क्या है -2k और फिर है प्लस में 1 बराबर 0। ये क्या है, ये k में एक द्विघात समीकरण बन गया। कभी कभी ऐसे सवालों में आसानी से ही आंसर आ जाता है, कभी कभी द्विघात समीकरण फिर से बन जाता है k में, p में या किसी और में, तो इससे घबराने वाली बात नहीं है। तो हमने द्विघात समीकरण को हल करने का पीछे तरीका बताया था, 2 तरीका, इसको या तो गुणनखंड विधि से हल कर दीजिए और या तो इसको श्रीधराचार्य सूत्र लगा दीजिए, दोनों से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं गुणनखंड से करूंगा, ज्यादा आसान पड़ेगा। देखिए इसको जरा तोड़ दीजिए, तो क्या लिखेंगे -3k स्क्वायर। ठीक, इसको जब हम तोड़ेंगे तो इसे लिखेंगे इसे -3k प्लस में k प्लस 1 बराबर 0। ये कैसे हुआ, जब आप गुणनखंड विधि वाला रूल यानी कि नियम अप्लाई करेंगे यानी कि लागू करेंगे तब आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये गुणनखंड कीजिए, ये 2 पद लेकर, तो क्या कॉमन है दोनों में, -3k कॉमन है, -3 और k निकालेंगे तो यहाँ k बचेगा, -3k निकालेंगे तो प्लस में 1 बचेगा। ठीक, और देखिए k+1 है ना, फिर आप लिखिए k+1, मैंने कहा था यही चीज यहाँ लिखना है दोबारा, तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1 है तो बराबर 0। ठीक, और यहाँ से क्या हो जाएगा, k+1 कॉमन कीजिए, तो k+1 निकालेंगे तो -3k+1 मिलेगा, -3k+1 मिलेगा बराबर 0। और जैसे ही 2 गुणनखंड मिल जाए, पहला गुणनखंड 0 के बराबर रखेंगे, दूसरा भी 0 के बराबर रखेंगे। तो पहला गुणनखंड k+1 है, 0 के बराबर कीजिए, दूसरा है -3k+1 है, 0 के बराबर कीजिए। ठीक, 1 इधर यानी कि 1 उधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा माइनस, तो k बराबर हो जाएगा -1, 1 मान हो गया, और 1 उधर करेंगे माइनस में 1 हो जाएगा -3, तो k बराबर हो जाएगा -1 है, देखो 1 प्लस में उधर गया माइनस में हो गया, इधर है -3 के गुणे में उधर गया भाग में, तो k बराबर हो जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा 1/3, ये देखिए मान। तो ये गुणनखंड विधि से आया। ठीक है, इसको जरा फिर से देख लीजिएगा, मैं आपको यही बता दे रहा हूं श्रीधराचार्य सूत्र से, इतना 3 पास नहीं करना पड़ेगा। ठीक, मैं करके दिखाता हूं, देखिए ठीक है कैसे हल होता है, देखिएगा ध्यान से। अगर यही x होता तो हम x बराबर सूत्र लिखते, ठीक है, लेकिन यहाँ k है तो हम सूत्र लिखेंगे k बराबर। ठीक है, तो k बराबर मान कैसे निकलता है, -b प्लस माइनस में √b² -4ac बटे 2a, यही तो हमने सूत्र लिखा था, x बराबर, वही x की जगह k इसमें दिख रहा है बस। तो क्या हो जाएगा, मान रखिए, तो k बराबर हो जाएगा -b का मान क्या होता है, यहाँ x होना चाहिए, यहाँ x², तो वहाँ k है तो है -2,
ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू ए का मान क्या है -3 इंटू सी का मान क्या है 1, ये गुणे में है। ठीक, चलिए गुणा कर दीजिए सबका और बटे 2a कितना है -3। अब इसी को हल कर दीजिए तो k बराबर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 फिर प्लस माइनस क्या हो गया -2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और ये माइनस हो जाएगा प्लस 4 तिहाई 12 बटे 2 तिहाई 6 माइनस में हो गया। अब इसी को हल करेंगे तो k बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस 12 और 4 16, 16 का वर्गमूल अंडर रूट माने वर्गमूल तो कितना आ जाएगा 4 बटे -6। ठीक, अब इसी को हल कर देंगे कितना, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस तो k बराबर हो जाएगा, एक बार प्लस का चिन्ह लीजिए तो हो जाएगा 2 + 4 बटे -6। तो k बराबर कितना हो जाएगा 4 और 2 6, 6 बटे 6 कितना -1 यहाँ आएगा। उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा, अगर k बराबर ऋण चिन्ह लें तो क्या हो जाएगा 2 - 4 बटे -6 या k बराबर हो जाएगा कितना आएगा ये -2 बटे -6 और इसको काटेंगे और इसको फिर काटेंगे तो k बराबर हो जाएगा 1 बटे 3। देखिए तो चाहे सूत्र से हल कीजिए चाहे गुणनखंड विधि से हल कीजिए, अगर द्विघात समीकरण आता है तो दोनों तरीके से हल हो रहा था हल कर दीजिए। ठीक है, कोई भी एक तरीका लगा दीजिए आंसर आना चाहिए बस। ठीक, एक और सवाल लगाते हैं।